इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आपको सुना देते हैं। अरे मेरे साथ दोहराइए आप लोग। जय जय हिमालय, जय जय हिमालय। हिमालय दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन यहाँ पर जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया है और अनेक अनेक देश और दुनिया के कार्यक्रमों में वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब विषयों पर लगातार चर्चा और परिचर्चा में भाग लेते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय बहन मधु भट्ट जी, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिमालय प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों का यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज आप सभी को हिमालय दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हिमालय पुरुष श्री अनिल प्रकाश जोशी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संपूर्ण जीवन हिमालय एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित किया है। सच में जब कभी भी आप मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है और प्रकृति को मानने की बात जो उन्होंने अभी हम सबके समक्ष कही, वो बार बार इसका स्मरण मुझे कराते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां, विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। ये न केवल भारत के उत्तर में अटल प्रहरी का काम करता है, बल्कि इसकी पर्वतीय नदियां पूरे देश की जीवन धारा है, जिसके बारे में अभी किशोर उपाध्याय जी मुझे पूरे देश के सभी राज्यों में समृद्ध भी बता रहे थे और क्या ताकतवर भी बता रहे थे, शक्तिशाली है केंद्रीय रूप से। उसका सबसे बड़ा कारण तो हिमालय ही है। सबसे बड़ा हमारा 70% से अधिक भूभाग जो वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों की कृपा से भी आच्छादित है। क्योंकि जहां आप जाएंगे पूरे राज्य के अंदर आपको वनों की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी, पर्वतों की श्रृंखला दिखाई देगी और इसके साथ साथ देवों के और देव स्थानों की भी एक बड़ी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती है। जहां तक आप जाएंगे एक न एक देव स्थान भी आपको दिखाई देगा। तो जहां इतनी
प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने सारे उपहार हों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना आशीर्वाद हो, तो सच में मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब पूरे देश के अंदर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली लोगों में से है। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जन, जो केवल आपने मुझे उद्धृत किया है, मैं ये हर एक उत्तराखंड वासी को उद्धृत करता हूं, हर एक हिमालय वासी को उद्धृत करता हूं। जहां हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की ये अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे गांवों में सदियों से सभ्यताएं भी पनपती रही हैं और हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से, कि जिसका अर्थ यह है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने, और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सबके मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा। थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है। इसलिए थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए, हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है, लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये न सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है। तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं,
मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा, पानी, सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए, हमारे यहां इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब, मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। धराली में, थराली में, चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को, और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में, और सैजी में। सैजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने वाले, तुम जानते हो सैजी? पैठाड़ी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है, वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाड़ी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है। और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है। एक प्रकार की आपदा। मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर लगभग मैं पहुंचा हूं। फट से बादल फटता है, ऐसा लगता है ऐसे भर से जो है नीचे कुछ भरा हुआ है और भर 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 करके पूरा मलबा आ जाता है। पूरा जितना ऊपर से जो है ऐसा आता है कि वो सब अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, जहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य बातें हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह एवलॉन्च हमने देखे, एवलॉन्च का भी सामना किया। अभी इसी साल फरवरी माह में मैं और दुर्गेश पंत जी एक कार्यक्रम में थे साइंस सिटी में, और वहीं पर मुझे सूचना मिलती है कि माणा गांव में एवलॉन्च आ गया, हिमस्खलन हो गया। और हम सारे कार्यक्रम छोड़ के सीधे आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाते हैं, तो वहां पता लगता है कि 54 हमारे श्रमिक भाई जो वहां काम कर रहे थे वो एवलॉन्च की चपेट में आ गए। बहुत कठिन समय, बड़ा पीड़ादायक था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हमने कहा ये कैसी आफत आ गई। गए, अगले दिन हम गए, धीरे धीरे जो है हमने उसमें से 46 लोगों को सुरक्षित हमने निकाल लिया। मैं वहां पर भी, एवलॉन्च में भी वहां पर पहुंचा। जैसा अभी आदरणीय जोशी जी कह रहे थे, हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, आप सबने मेरी तरफ ध्यान किया, अभी तक ध्यान कहीं और था। लंच हो गया, कोई बात नहीं, मैंने भी सवेरे से कुछ नहीं खाया है। अब इतनी दूर आया हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए जो मैंने सीखा है, और आपके बोलने से ही मैंने कुछ पंक्तियां उठा ली इसमें से। जब हम छोटे थे, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, बहुत सीमांत क्षेत्र में, कनाली छीना से बिल्कुल काली गंगा के किनारे।
और वही काली गंगा आगे चलकर हमारी जो है गौरी गंगा काली गंगा मिलकर शारदा बन जाती है। और कोई मेरे गांव में गया होगा जहां मेरा घर है खटीमा में, तो उस शारदा जी में और घर के बीच में एक रोड है बस। तो मैं शारदा के साथ साथ उस मां शारदा की कृपा से जो भी काम कर पाया, जो भी सीख पाया, उसमें मैं बहुत नहाता था, बहुत नहाता था, कम से कम 8 से 10 घंटे। कुमाऊं बोलते हैं बौ काटना, तैरने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ललित? हैं? हाँ, तो खूब मैं बौ काटता था, दिन भर नदी पार करना, आर करना, ये करना। खैर अब तो वहां मगरमच्छ आ गए कहते हैं लोग, अब नहीं जाते। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तू इसमें तैर सकता है? बोला पापा इसमें क्रोकोडाइल है। तैरना जानता है। तो बचपन में जब एक गर्मी के दिन आते थे, बच्चों बड़े ध्यान से सुनो ये बात, जब गर्मी के दिन आते थे तो हम सारे जो है अपने कपड़े उतार के खाली एक कच्छे में, छोटे थे कच्छे में घूमते थे, और ऊपर से आ रहा है बारिश आ रही है, खूब हम नहा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बड़ा आनंद आता था। और अब मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं, जिस दिन भी ज्यादा बारिश आती है, यहां बिजली खड़कती है, या मैं रात में सोने से पहले 11-12 बजे आपदा से समाचार लेता हूं कि आज कहां का अलर्ट है, तो सच बता रहा हूं कि कुछ देर में बिस्तर पर बैठता हूं और नारायण का ध्यान करता हूं, हे नारायण हम पर कृपा करना, कहीं कोई भी जो है इस प्रकार की चीज नहीं हो, हम सबकी रक्षा करना। और कोई आनंद नहीं आता मुझे। अब बारिश आती है तो कोई, जैसे बचपन में आप लोगों को भी होता होगा, बारिश आती होगी तो अच्छा लगता होगा घर में अंदर, है क्या कहा आपने? अब डर लगता है। पहले ऐसा होता था, बिल्कुल यही अब सबके साथ हो गया है। तो ये बदल गया अभी। ऐसे ही देखिए, अभी एक एवलॉन्च की बात मैंने बताई, इधर बारिश की बात बताई। मैं अभी 31 तारीख को, जुलाई के महीने में, चूंकि 1 सितंबर को वहां खटीमा के जो राज्य का आंदोलन था उसकी बरसी होती, उसमें जाने के लिए गया था। पूरी रात भर बारिश हो रही थी, और मैं उसके बाद सवेरे गया तो डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम था, बिल्कुल घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है रोड में। मैं उधर चंपावत गया, तो वहां देखा तो 70-80 लोगों को नाव में बैठाल के एनडीआरएफ के लोगों ने बाहर निकाला। बारिश हो रही पहाड़ में, उसका असर पड़ रहा है नीचे। सिलकेरा टनल का आप लोगों ने देखा, याद है ना? सिलकेरा टनल 28 नवंबर, जिस दिन हमारा रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ, 12 तारीख से चलकर 28 तारीख तक। 12 तारीख को आप सबको याद होगा, 23 तारीख को दीपावली के दिन हमारे 41 मजदूर भाई वो टनल में काम करते करते उसके अंदर फंस गए। उनको बमुश्किल हम लोग निकाल पाए। एक एक दिन चुनौती, और सच में जब हम बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, जब सारी जो हमारे ये जो जिसके बारे में दुर्गेश जी हमारे बहुत बोलते हैं, प्रोफेसर साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब फेल हो जाती है तो फिर प्रकृति का और इसका चमत्कार हमको देखने को मिलता है। बाबा बौखनाथ की कृपा से चमत्कार हुआ वहां, देखिए 12 तारीख से 28 तारीख तक 17 दिन। मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए एक एक दिन इसलिए इतना भारी हो गया कि मैं किसी कार्यक्रम में भी नहीं जा पाता था। मैं जाऊं तो जाऊं कैसे कि 41 लोग वहां अपनी मौत और जिंदगी के बीच में जो है फंसे हुए हैं, कहीं मन नहीं लगता था। मैं करूं किससे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोज सवेरे शाम फोन करते थे, वो कहते थे और क्या करना है यहाँ के लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन से इंजीनियर चाहिए, कौन से सामान चाहिए, कोई मशीन चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें, ऑगर मशीन से लेकर तमाम प्रकार की मशीनें हमको मद्रास से लेकर वहां इंदौर तक से मंगा दी गई। लेकिन बिल्कुल हम असहाय हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति को हमें पूजना चाहिए। डॉक्टर जोशी जी मुझे कहते हैं कि रोज सवेरे उठ के भगवान को भी प्रणाम करो, भगवान के साथ साथ प्रकृति को भी प्रणाम करो।
प्रकृति जो है जब अपना उसमें असंतुलन होता है तो उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हमको सबको इस दिशा में काम करना है। और देखिए, जब प्रकृति की मार पड़ती है वो भी बड़ी कठिन होती है। जीवन भर लोग अपना घर बनाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जब ये धराली का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे आया है जैसे कोई ब्लेड लग रही है, ब्लेड लग रही है और साफ करते हुए ले जा रहा है, ऐसे उड़ाते हुए हवा में। पंजाब में देखिए वो वीडियो आ रहे हैं कि कैसे उसमें जो है चारपाई बह रही है, चारपाई के ऊपर बुजुर्ग माताजी बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, कहीं ट्रेन फंसी हुई है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हमें जागरूक होने से नहीं होगा, पूरी दुनिया को जागरूक होना होगा। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है। हम भी यहां राज्य के अंदर एक हमारे जैसे ये हिमस्खलन हो रहा है, हमारा भूस्खलन हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इन सब का जो है आखिर क्या इसमें शोध होना चाहिए। हमारे दुर्गेश जी हो गए, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, एनडीएमए की टीम है, ये सब मिलकर हम इस पर करें कि एक प्रकार की आपदा कैसे आ रही है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं हमें, जो हमारी प्रकृति की और ये हिमालय जो हमारे लिए बहुत अमूल्य धरोहर है, इसको आज गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में गंभीर जल का संकट और जो इकोसिस्टम है उसका असंतुलन, वो भी हमारी बड़ी चुनौती है। इन सभी को देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र, विशेषकर ऊंचाई वाले इलाकों में जलवायु परिवर्तन जो गंभीर रूप से, स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। कई सारी नदियां जो साल भर पहले सदा नीरा होती थी, अब सूख गई हैं। मैं तो बहुत सारे रास्तों में देखता हूं, एक जगह मैं अभी बड़कोट से स्याना चट्टी तक गया गाड़ी से, एक जगह मुझे धारा आते हुए दिखाई दिया। मैं खट से गाड़ी से उतरा भाई साहब सूर्यकांत जी, और मैंने बचपन में इन धारों में बहुत बार पानी पिया ऐसे अंजलियों भर के। मैं गया एकदम से खट से, मैंने एक जगह दिखा मुझे दुकानों के पास, मैं रुका था वहां दुकान के पास, और तुरंत मैंने पहले अपना आचमन ही करा, मैं चूंकि ऐसी जगह से आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर जो है थोड़ा पानी पिया। लेकिन आज ऐसे धारों को देखने के लिए हमें आंखें तरस गई हैं हमारी। आप लोग पहले अपने गांव की तरफ जाते होंगे तो रास्ते में अगर आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले की बात सोचिए, जब जाते होंगे तो तमाम जो है आपको धारे, नौले, गधेरे खूब सारे दिखते थे, जगह जगह पर पानी निकलता हुआ दिखता था। बच्चों, ये आप लोगों के लिए कहानी जैसा है, लेकिन अपने माता पिता से पूछना कि जब पहाड़ों में जाते थे तो कैसा होता था। जगह जगह पर आ रहे हैं पानी की, जैसे आजकल वो टोटी वाला लगा रहता है ना, बिना टोटी वाला पानी पूरे 24 घंटे बहता था, 1 सेकंड भी नहीं रुकता था वो। आज बंद हो गया। वर्षा की जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, भूस्खलन आपदाएं बार बार घटित हो रही हैं। इन घटनाओं की आवृत्ति और उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और हमारे राज्य में इतनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, इनसे निपटने के लिए हमने वैज्ञानिक संस्थान, विशेषज्ञ, इन सभी के बीच एक कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष मैंने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश भी जारी किए हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ष नवंबर में जलवायु परिवर्तन में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी हमने 2023 से शुरुआत करी थी। और जिस दिन शुरुआत करी, सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिन हमने इसकी शुरुआत करी उसी दिन हमारा जो 17 दिनों से रेस्क्यू अभियान सिलकारा का चल रहा था, वो उसी दिन हमको सफलता प्राप्त हुई, सेम डे। मुझे पूरा विश्वास है यह आयोजन हिमालयी जो सरोकारों को वैश्विक विमर्श से जोड़ने और सामूहिक समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भाइयों बहनों, हिमालय की सुरक्षा केवल सरकार ये काम नहीं कर सकती है, बल्कि ये देश के प्रत्येक नागरिक की हमारी जिम्मेदारी है।
जन जन तक इसको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम हिमालय संरक्षण को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान और जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, आज आप लोगों ने एक दैनिक जागरण अखबार में एक न्यूज आई है जिसमें हमने एक बड़ा जो कचरा प्रबंधन है इसमें 72 टन, इससे जो है एक छोटी सी पहल से हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में ध्यान देना होगा, क्योंकि अनियंत्रित असंवेदनशील पर्यटन हिमालय के पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसके लिए हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास किया जा सके। भाइयों बहनों, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका ज्ञान, उनकी परंपराएं, जीवन शैली हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जी सकते हैं। मेरा मानना है हमें उनके जो अनुभव है, पारंपरिक ज्ञान है, उससे पर्यावरण संरक्षण की नीति में भी शामिल करना चाहिए। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति हिमालय के संरक्षण के प्रति जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम इस अनमोल धरोहर को अपनी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर पाएंगे। आज के इस हिमालय दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, हम सभी हिमालय के संरक्षण संवर्धन के लिए मिलकर निरंतर कार्य करें और इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे पानी की बचत, पेड़ों को लगाना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, हिमालय की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम बस शुरू तो करें। क्यों भाई साहब, शुरू करें, इसको शुरू करें, मतलब हमारी तरफ से शुरू होना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास जो हैं हमारे, ये छोटे छोटे प्रयास, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी अकेले मेरे करने से क्या होगा। ये आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी है ना कि जब एक गांव में जो है एक मंदिर में वो भंडारा रखा गया कि सबने कहा कि दूध लेकर आना जी, सब लोग घर से, ऊपर से तिरपाल रख दी थी, वो रख दिया था, उसको ढक दिया था, और हर एक के मन में ये विचार आ गया कि सब तो दूध ला रहे होंगे, अगर मैं पानी लाऊंगा, पानी लाऊंगी तो कौन देखने वाला है। सबने जो है, सबके मन में एक सा विचार आया, जो आया घर से उसने जो है दूध की जगह पानी ठोक दिया उसमें। जब ऊपर भंडारे के लिए दूध निकालने लगे कि आप खीर बनाएंगे, इसकी हलवा बनाएंगे, हलवा भी बनता है, आप लोगों को पता नहीं होगा बच्चों को कि ये दूध का हलवा भी बनता है हम लोगों ने बहुत खाया है। और जो है बचपन में अब तो आप लोगों को हलवा भी मिलता है, पूरी भी मिलती है, और भी जो पकवान बनते हैं वो रोज मिलते हैं, और खाते भी नहीं है बच्चे आजकल। और हम लोग इंतजार करते थे कि कब दीपावली आएगी, कब मकर संक्रांति आएगी, कि ये पूड़ी बनेंगे, सेल बनेंगे, बड़े बनेंगे, ये खाएंगे। कई दिनों तक इंतजार ही करते रहते थे, अब त्योहार आएगा तब खाएंगे। अब तो रोज त्योहार है। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी है, छोटी छोटी शुरुआत से हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार रक्षा हेतु अपने विकल्प रहित संकल्प, इस विकल्प में रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इसी प्रकार सहभागिता करेंगे, और सहभागिता के साथ साथ
आप सब आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, मुझे खुशी हो रही है आप सबको देखकर कि मैं जिस प्रकार का यहाँ का बैठे हुए अपनी बहनों को देख रहा हूँ, अपने विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, समाज के ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। सच में ऐसे लोग जागृत हो जाएंगे और लोगों को जागरण का काम करेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।